गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, आज हम आपको 11th क्लास में जो टॉपिक कराने वाले हैं वो हमारे पास है वेक्टर। क्लियर? तो सभी लोग हेडिंग डाल लें, वेक्टर्स। 11th क्लास टॉपिक वेक्टर्स। देखो, इससे पहले हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं बेसिकली डिवाइड करूं तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, और वो जो दो कैटेगरी है हमारे पास वो है, एक है स्केलर, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर पाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी कैटेगरी है वेक्टर क्वांटिटीज। अभी स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? यानी कि डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो सिंपल हम उस कैटेगरी को या उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं कि वो है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें स्केलर की, तो स्केलर के लिए बेसिकली हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मास है, टाइम है, लेंथ है। जैसे कि अगर हमें बताना पड़े कि भाई यहाँ से और रेवाड़ी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 22 किलोमीटर है, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेसिकली आपको सिर्फ ये बताना है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो सिंपल सी याद रखना कि जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर, वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो इससे पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है। क्लियर? टॉर्क के बारे में स्टडी किया, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम। ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जहां भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो समझ जाना कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इसके बाद हमें यहाँ पर स्केलर के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमें ओनली वेक्टर्स के बारे में स्टडी करना है। तो वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन, उनके टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखो, अभी हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स का जो सिंबल है वो हमारे पास होता है F। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका सिंबल है F। अभी हमें ये बताना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके सिंबल के ऊपर एक एरो हेड लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, ये हमने एरो हेड लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो F है, ये जो फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप F को बोल्ड कीजिए। बोल्ड मतलब आपको इसको डार्क करना है। अब देखिए, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप डार्क करने वाले तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसमें टाइम कम लगता है, तो बेसिकली हम इसको ही यूज करते हैं। ठीक है? जो सिंबल है उसके ऊपर आपको एरो हेड लगाना है। अभी जैसे अगर हम लेकर चले कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी किसी भी वेक्टर को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो ये लाइन होगी, क्लियर, और एक इसका एरो हेड होगा। ये जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो हेड है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को।
क्लियर? ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टेल, और ये जो एंड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हेड या एंड पॉइंट। इसको आप टेल या इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसी भी वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है कि अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम वेक्टर्स को डिवाइड करें तो बेसिकली दो कैटेगरी होती है। एक होता है पोलर वेक्टर्स और दूसरी कैटेगरी होती है एक्सियल वेक्टर्स। ध्यान से समझना कि जो पोलर वेक्टर्स है वो क्या होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी जिसका कोई इनिशियल पॉइंट है, यानी कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। अगर आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम कहेंगे कि वो जो वेक्टर है वो एक पोलर वेक्टर है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से और यहां तक ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखा रहा हूं एस वेक्टर। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन इसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो जिस वेक्टर का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम पोलर वेक्टर बोलते हैं, और जिस वेक्टर का हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता जो कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है, द वेक्टर्स which shows rotational effect are called axial vector। वो वेक्टर जो कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया कि जैसे आप किसी बोतल के कॉर्क को ओपन करते हैं तो आप दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं, यानी उस समय आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? और जैसे आप टॉर्क अप्लाई करते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट होता है, और उसके कारण वो जो कॉर्क होता है वो या तो ऊपर की तरफ आता है या नीचे की तरफ आता है। क्लियर? तो ये जो हमारे पास वेक्टर है इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। एक्सियल वेक्टर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये ओनली रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि अगर रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज है, ये जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की इसको हम देंगे राइट हैंड थंब रूल से। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है हमारे पास, ये जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है ये रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशन को, और ये जो हमारा थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर की डायरेक्शन को। तो यहां से आप देख सकते हैं अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थंब रिप्रेजेंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता तो जो इफेक्ट है रोटेशनल इफेक्ट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता। ये जो है ये एक्सिस है हमारे पास, इसीलिए हम इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में कोई बेसिक टर्म्स है उनके बारे में बताता हूं वेक्टर्स के लिए। इसको नोट कीजिए आप। ओके, अगर हम बात करें वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में तो सबसे पहले हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर हमें किसी वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो समझ जाओ इस मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए वेक्टर है। क्लियर? तो ये हमारा एक वेक्टर है ए वेक्टर। हमें अगर इसका ओनली मैग्नीट्यूड बताना है तो हम इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे
या तो आप सिंपल ए लिख दीजिए, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, या फिर आप ए वेक्टर का मॉडुलस ले लीजिए इस तरीके से। ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर। अब अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? जैसे कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसका हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो भी वेक्टर हमने लिया है उसके ऊपर आपको कैप लगानी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं कैप या हैट। क्लियर? अब ये जो ए यूनिट वेक्टर हो गया, ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? जो भी आपके पास वेक्टर था उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। अब जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ध्यान रखना हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो गिवन वेक्टर के सेम होगी, सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। क्लियर? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक वेक्टर दे दिया आर वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो हमारे पास आर वेक्टर, तो उसको हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में लिखते हैं, जैसे कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आप कहेंगे कि सर ये एक्स के साथ वाई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के क्यों लगाया? तो सिंपल सी बात है, ये जो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, अब हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, वो ओनली किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है जैसे कि आई यूनिट वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे यूनिट वेक्टर हमेशा वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब यहां से हमारे पास एक वेक्टर है आर वेक्टर और उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड। डायरेक्शन के लिए हमने आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर लिखा है। अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल होगा अंडर द रूट जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उनका स्क्वायर करके सम और उसका अंडर द रूट करना है। ये हमारे पास आया इस वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस। अगर हम बात करें इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझे तो देखो, जैसे कि हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का हमें कैलकुलेट करना है, इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 16 प्लस 9 25, 29 प्लस 4 अंडर द रूट 29। क्लियर? 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29। अब देखो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर बनाए तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 29 आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे यूनिट वेक्टर माइनस 4 अपॉन रूट 29 के यूनिट वेक्टर। ये हमने किसी भी कोई भी वेक्टर लिया था और उसका हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया। क्लियर? तो यहां से आप यूनिट वेक्टर को समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप आती है, या थर्ड अगर मैं टर्म की बात करूं तो वो है हमारे पास इक्वल वेक्टर।
किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। कब? देखो, अब वेक्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा उसकी डायरेक्शन है। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो हम कहेंगे कि वो जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल वेक्टर्स है। यानी कि आप डेफिनेशन लिखिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्लियर? जैसे कि अब यहां पर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। अब देखिए, जो दोनों की लाइंस है इक्वल है और ये एरो भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स है ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहां से नेगेटिव वेक्टर की, आप इसको नोट कीजिए एक बार। ओके, अब देखिए, अगर मैं बात करूं नेगेटिव वेक्टर की, तो नेगेटिव वेक्टर के लिए लिखिए आप a vector is said to be negative of another vector if it have same magnitude but opposite in direction। देखो, इससे पहले हमने देखा कि भाई ये a वेक्टर और ये b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम, तो ये दोनों हुए इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर a वेक्टर तो हो इस डायरेक्शन में और b वेक्टर हो मैग्नीट्यूड तो सेम लेकिन डायरेक्शन हो गई अपोजिट, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर के नेगेटिव के बराबर है। क्लियर? तो ये हमने समझा यहां पर नेगेटिव वेक्टर को। इसके बाद हमारे पास आता है को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है इसका, को इनिशियल। जहां भी को वर्ड आता है इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पर सेम है, यानी कि वो वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे कि अब ये इनिशियल पॉइंट ले लिया मैंने, यहां से एक वेक्टर ये बना दिया ए वेक्टर, एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया बी वेक्टर, एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया सी वेक्टर। अब देखिए, ये जो वेक्टर्स है हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओ हो, तो ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये हमारे को इनिशियल वेक्टर है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास को लीनियर वेक्टर। देखो, को लीनियर वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, उनको हम बोलेंगे कि वो वेक्टर्स को लीनियर वेक्टर्स है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को लीनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, अच्छा मैग्नीट्यूड इनका चाहे सेम हो चाहे ना हो, यानी वेक्टर्स इक्वल हो चाहे ना हो, हमें ओनली डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अभी जैसे कि ये वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्लियर? ये दोनों कैसे हैं? ये कोलिनियर वेक्टर है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर ये कैसे हैं? ये कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? तो जो भी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, चाहे वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो चाहे ना हो, उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है लोकलाइज वेक्टर एंड नॉन लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज मतलब फिक्स, नॉन लोकलाइज देखो वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, जैसे कि ये वेक्टर हमने बनाया, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है यहां से। क्लियर?
तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे कि ये एक लोकलाइज वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है। लेकिन अगर हमारे पास एक वेक्टर है, एक बार उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फिर उसका इनिशियल पॉइंट इधर हो गया, क्लियर। तो ये जो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, इस वेक्टर को हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज वेक्टर, क्लियर। तो आज हमने आपको बताया कि कोई भी जो वेक्टर है उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप उसको सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और ये जो जितने भी है टर्म्स हमने आपको बताई हैं वेक्टर से रिलेटेड, इनके बारे में भी आप स्टडी करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।